Okay, hello everyone. Believe everyone is doing wonderful. तो जो हम लोगों ने कल अपना लेक्चर जहाँ पे ड्रॉप किया था वहीं से आज हम अपना लेक्चर वापस से स्टार्ट करेंगे और कल का जो लेक्चर था वो काफी बड़ा हो गया था। तो वी विल ट्राई टू कट शॉर्ट, छोटा छोटा जो आपका टॉपिक्स रहेगा वो छोटे छोटे टॉपिक्स लेके हम चलेंगे ताकि आपको रिवाइज करने के टाइम पे जो रेफरेंस आप लेते हैं वो इजीली रेफर कर सके। ओके, चलिए। सो चलिए, वेलकम अगेन टू एनडब्ल्यूएस। ओके, और आज की जो हम अपना टॉपिक जो लेके चलने वाले हैं वो कंटिन्यूएशन ही रहेगा। और हम पढ़ रहे थे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। चलिए, ठीक। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ने से पहले कुछ लोगों ने बोला कि सर आप कुछ कोटेशंस भी ऐड किया करिए। ठीक है, ये जो हमारे ऑफलाइन क्लासेस में बोला जाता है ना, तो हमने कहा कि ठीक है भाई, कुछ कोटेशंस भी आपको आप लोगों के लिए जो है ये एक्स्ट्रा जो टास्क मुझे आप लोगों ने दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो कोटेशंस भी कुछ ऐड करेंगे, ठीक है। तो एक कोटेशन बहुत ही सुंदर है। आप अभी ये कोटेशन किसने लिखा है, कुछ मैं काम करता हूँ तो कुछ आप लोग भी काम करिए। ओके, उसके बिना तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, ऑफलाइन क्लासेस में भी और ऑनलाइन क्लासेस दोनों में ही। ओके, तो जो कोटेशंस मैं आपको दूंगा उसमें नाम नहीं होगा, आपको ढूंढना होगा नाम और कमेंट करिए कि ये किसने किया है, ये कोटेशन किसने दिया है। ओके, और वो कौन है, वाई ही इज फेमस। ओके, चलिए भाई। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए, हमारा आज का कोटेशन जैसे कि है, क्या है कोटेशन, चलेंगे वह पढ़ लेंगे साथ में। एवर ट्राइड, एवर फेल्ड, नो मैटर, ट्राई अगेन, फेल अगेन, नाउ फेल बेटर। मतलब आपने ट्राई किया, आप फेल हो गया, नो मैटर, कोई बात नहीं है भाई, ठीक है, क्या कर सकते हैं, फिर ट्राई करो। मैं कहता हूँ फिर फेल हो जाओ, लेकिन अब की बार जो फेल होना है ना वो अच्छे तरीके से फेल होना है। तो अच्छे तरीके से फेल होने का मतलब क्या है, पहली बार अगर मान के चलिए आपका, आप लोगों ने 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और आपका नहीं हुआ आउट ऑफ 150, ठीक है, तो आपकी बार क्या करना है, फेल बेटर मतलब कि आप 91 करिए। ऐसा नहीं है कि फेल बेटर मतलब पिछली बार 90 किया था, अब की बार जो है 79 कर दिया। ये कुछ और ही ज्यादा फेल बेटर हो जाएगा। तो उस फेल बेटर की बात नहीं हो रही है, फेल बेटर की बात हो रही है, और अच्छे तरह से इम्प्रूव करके सीख के, ओके, हम क्या करेंगे, अगला अपना स्टेप बढ़ाएंगे। ओके, चलिए, लेट्स स्टार्ट विद आवर कोर टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ओके, तो जो हमारा कोर टॉपिक रहने वाला है, okay, अरे भाई, चलिए, तो जो हमारा कोर टॉपिक रहने वाला है वो क्या होने वाला है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ही हम लेकर के कल चल रहे थे और बहुत ही आराम से ही लेकर चलेंगे इसको। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम क्या करने वाले हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। ओके, तो सबको पता है, पहले हमारे पास जो हमारे ऊपर जो रूल कर रहे थे या फिर जिनके अंदर हम धीरे धीरे आ गए थे, जिसके क्या कहते हैं, जो हमारे ऊपर एक टाइम पे ट्रेड करने आए और फिर यू नो हमारे राजा महाराजा लोगों की इंटेलिजेंस की वजह से हमारे ऊपर क्या हो गया, रूलिंग करने लगे। ओके, तो वो क्या बोलते हैं, उनको ही हम पढ़ेंगे, कंपनी रूल। ओके, और दूसरा हमारा क्राउन का रूल। ओके, देखिए भाई, ऐसा है कि हैंड राइटिंग अगर थोड़ी सी आपको गंदी लग रही है तो आप एक काम करिए, आप जो बुक रेफर कर रहे हैं यहाँ बस आप सुनिए आराम से, ठीक है, सुनिए, कुछ रफ नोट्स बनाइए। ओके,
बाकी के नोट्स, बाकी की जो भी चीजें लिखी हुई हैं, ये एक बार रेफर करने के बाद में, ये लेक्चर सुनने के बाद में आप जाइए, आप अपने बुक्स को उठाइए, एम लक्ष्मीकांत को उठाइए, पीवाईक्यू को उठाइए, और देखिए जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं बिल्कुल ही उसके रिस्पेक्ट में ही पढ़ाई जा रही हैं, बिल्कुल वहीं से ही पढ़ाई जा रही हैं। तो आपको उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमें कहाँ से पढ़ाया जा रहा है, सर आप तो ऐसे लिख देते हो, फिर उसके बाद में हम कहाँ से वो क्या बोलते हैं, सुलेख आप लिखते नहीं हो, ठीक है, सुंदर हैंडराइटिंग में आप लिखते नहीं हो, है ना। तो आप रेफर करिए बुक्स को और उसको पढ़िए, यहाँ से आप कॉन्सेप्ट लीजिए और अपने बुक्स को पढ़िए, अपना नोट्स तैयार करिए और उसको रखिए, रिवाइज करते रहिए उसको लगातार, ठीक है। कुछ इंप्रूवमेंट्स आते हैं। एक और चीज बताना चाहूंगा मैं, देखिए जैसे अगर आप नोट्स बनाते हैं ना, तो हम नोट्स ऐसे बनाने का प्लान करते हैं, ठीक है। ये अगर हमारा 70% अगर पार्ट है और ये 30% पार्ट है नोट्स का, ये 30% पार्ट को आप ब्लैंक एज इट इज छोड़ दीजिए, ठीक है। फ्यूचर में अगर इसके ऊपर कुछ, अगर हम कुछ भी टॉपिक अगर मान के चलिए पढ़ रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग चार्टर एक्ट ऑफ से 33, ओके। तो हम लोगों ने जैसे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पढ़ना जब चालू किया, तो हमारे पास कुछ टॉपिक्स थे, कुछ इंफॉर्मेशन थे, ठीक है, वो हम लोगों ने लिख लिया। फ्यूचर में पढ़ते 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 हमारे पास जब और कुछ ज्यादा चेंजेस, कुछ हमारे पास अंडरस्टैंडिंग्स और डेवलप हो गई, जिसको कि हमें लगता है कि वी शुड इनकलकेट, ओके, वी शुड पुट इन दिस पर्टिकुलर नोट्स। सो इफ योर नोट इज कंप्लीटली फिल्ड अप, तो आप कहाँ लिखोगे भाई, आपको लिखने का मौका नहीं मिलेगा, आपको लिखने की जगह नहीं मिलेगी। और उसके बाद में क्या होगा कि जो आपकी नोट्स है ना, वो बहुत गंदी दिखने रहेगी, और गंदा नोट पढ़ने का मन जो है किसी को करता नहीं है। तो सिंपली आप क्या करना, आप ये 30% स्पेस छोड़ दीजिए, या फिर आफ्टर every 4 or 5 pages you leave a blank page, either of the two, ओके। दोनों में से कुछ एक करिए, ठीक है, और आप अपने नोट्स को बढ़िया बनाइए। चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ, ओके। चलिए तो हम क्या पढ़ने वाले, हम जो स्टार्ट हम लोगों ने किया है वो है चैप्टर 1, चैप्टर चैप्टर 1 चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग जो है हिस्ट्री के बारे में, थोड़ी सी 5-6 लाइन की अंडरस्टैंडिंग रख लेते हैं कि एक्चुअली जो हमारे साथ हुआ, जो ट्रेडर्स हमारे आए और बाद में रूल करने लगे, वो किस टाइप की जो है डोमिनियंस थी, ठीक है। ये सारी चीजें हम एक बार हल्का सा ओवरव्यू में ले लेते हैं, ओके। तो चलिए, तो हम कहां से एक बार स्टार्ट करेंगे, हम एक बार स्टार्ट करेंगे इन द ईयर 1600, ठीक है। ईयर 1600 में हमारे साथ जो घटनाएं घटी वो इस तरह से थी कि ब्रिटिश केम टू इंडिया एज ट्रेडर, ठीक है। वो किस टाइप में आए थे ये लोग, ब्रिटिश कैसे आए थे, ये तो सबको पता ही होगा। ब्रिटिश केम इन अ फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी इन अ फॉर्म टू व्हाट, टू डू व्हाट, टू ट्रेड, ठीक है। इनको ट्रेड मिला, ठीक है, इनको इनको सॉरी इनको ट्रेड करना था, ठीक है। बहुत ही बेसिक है ये सबको ही पता होगा। और यूरोपियन जो कंट्रीज थी उस टाइम पे, यूरोपियन कंट्रीज में ये भीड़ लगी हुई थी कि हमें ट्रेड करने के लिए, ठीक है, इंडिया जैसे कंट्रीज, इंडिया, चाइना,
बर्मा, भूटान, ऐसी जो हमारी एशियन कंट्रीज हैं, उधर हमें जाना है और जाके क्या करना है, उधर ट्रेड करना है। ठीक है। और ट्रेड करने का मतलब क्या था, आप स्पाइसेस और ओके कॉटन, ये सब चीजों में यहां से वो लोग लेके जाते थे, वहां महंगे दामों में बेचते थे। ठीक है। और वहां अच्छा खासा उनका जो क्या होता था, आमदनी उनको होती थी। ओके। और ये जो ट्रेड होता था ना, उनको क्या मिला था, एक एक्सक्लूसिव राइट मिली थी। ठीक है। ओके। तो इनको एक्सक्लूसिव राइट किसने दी थी, एक्सक्लूसिव राइट वाज गिवन बाय द क्वीन एलिजाबेथ वन। ये महारानी थी। तो महारानी साहिबा ने इनको एक चार्टर दिया था, चार्टर प्लेन नहीं दिया था, एक चार्टर दिया था। चार्टर मतलब क्या होता है, परमिशन। ओके। इनको एक चार्टर ग्रांट किया गया था। ओके। दे वर ग्रांटेड चार्टर टू ट्रेड इन इंडिया। ओके। दे हैव बीन गिवन एक्सक्लूसिव राइट, भाई जो मन में आए करो, जैसे मन में आए ट्रेड करो। ठीक है। ये कौन सा ईयर में हो रहा था, ये हो रहा था आपके 1600 में, ईयर 1600। ठीक है। अब इनको चार्टर मिला हुआ था, ये आए ट्रेड कर रहे थे, वो ट्रेड करते 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 इनको समझ में आया कि भाई ट्रेड करने से ही जो है सब कुछ नहीं होगा, हमें ट्रेड के अलावा भी यहाँ पे कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है। क्यों करना पड़ेगा भाई, इसलिए क्योंकि इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इंडिया में जितने भी राज्य हैं, ओके, वो सब छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कभी कोई उस किसी को कॉन्कर करता है, कभी कोई किसी के ऊपर जो है क्या बोलते हैं, डोमिनियंस क्रिएट करता है। ठीक है। और इनके पास जो क्या बोलते हैं, मिलिट्री वेपन्स हैं, या फिर इनके पास जो भी इक्विपमेंट्स हैं, वो बहुत ही ओल्ड एरा के हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फारूक सियार साहब को क्या हुआ था, एक फोड़ा हुआ था, और उसके ऊपर में एक डॉक्टर साहब आए, उन्होंने ठीक किया, और यू नो फारूक सियार साहब ने क्या किया, उनको एक राइट दे दिया। ठीक है। उनको पास दे दिया, हाँ भाई आप ट्रेड करो, प्रॉब्लम नहीं है, आप जो भी करोगे टैक्सेस से क्या बोलते हैं, एग्जेम्प्ट हो जाओगे। ठीक है। तो ओके, 1600 में यहां से बैकग्राउंड स्टार्ट होती है। ब्रिटिशर्स इंडिया आए ट्रेड करने के लिए। ओके। किसके चार्टर के थ्रू, किसके किसकी परमिशन थी इनके पास, इनके पास क्वीन एलिजाबेथ की परमिशन थी। इनके पास एक एक्सक्लूसिव राइट के, एक्सक्लूसिव राइट के क्या थे, दे हैव दे हैव अ charter which says the East India Company has exclusive right। क्या थी इनके पास, एक्सक्लूसिव राइट थी। एक्सक्लूसिव राइट का मतलब आप समझ रहे हैं, एक्सक्लूसिव राइट का मतलब है जो चाहे वो करो, जो आपको चाहिए। आपके ट्रेडिंग एरिया में कोई कंपटीशन नहीं होगा, कोई नहीं आएगा आपके ट्रेडिंग एरिया में। ठीक है। हमारे तरफ से, ठीक है, आप फ्री हैं, आपको जो चाहिए वो करिए, जैसे मन में आए वैसे ट्रेड करिए। ओके। चलिए, अब आता है ईयर 1765। वेरी वेरी क्रूशियल ईयर। भाई वेरी क्रूशियल ईयर क्यों बोल दिया आपने सर, इसलिए बोल दिया भाई वेरी क्रूशियल ईयर, क्योंकि इसमें क्या हुआ, इसमें जो है कंपनी को क्या मिली, दीवानी राइट। दीवानी राइट्स। ठीक है। अब दीवानी राइट्स क्या होती हैं भाई, ठीक है, दीवानी राइट्स
ये होती हैं, ओके, कि आप जो है ओवर रेवेन्यू और राइट ओवर सिविल जस्टिस। ठीक है, राइट ओवर रेवेन्यू और राइट ओवर सिविल जस्टिस। और आप एक चीज और याद रखिएगा इसमें, अगर मैं आपको क्विकली अगर दिखाऊं तो, अगर आपकी ये इंडिया का अगर हमारे पास मैप है तो यहाँ पे बंगाल, ओके, मद्रास एंड बॉम्बे, ओके, बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास, इनकी ये तीन जो है, ठीक है, इनकी तीन जो है यहाँ पे इन्होंने क्या बना रखी थी, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या बिठा रखे थे तब तक, इन्होंने गवर्नर्स बिठा रखे थे, ओके। यहाँ पे अगर आप देखें इनकी बॉम्बे, बॉम्बे प्रोविंस, ओके, ओके, बॉम्बे, मद्रास और क्या होता है, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल का जो प्रोविंस था वहां पे इनके पास गवर्नर्स ऑलरेडी थे, ओके। यहाँ पे ये ऑलरेडी अपना फोर्ट जो है एस्टैब्लिश कर चुके थे ऑलरेडी। चलिए, फटाफट से इसको हटा देते हैं। सर ये सब चीजों में थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग आपको देना थोड़ा सा जरूरी है, ओके। ये इनको दीवानी राइट्स जो मिली 1765 में, और इनको दीवानी राइट्स क्या चारों तरफ के लिए मिल गई थी? नहीं जी, इनको दीवानी राइट्स कहाँ के लिए मिली थी? इनको दीवानी राइट्स मिली बंगाल, ओके, बिहार और उड़ीसा के एरिया के लिए, ठीक है। अब ये जो दीवानी राइट्स मिली ठीक है, ये दीवानी राइट्स मिलते ही इन कंपनियों के रुख बदल गए। पहले ये क्या थे? पहले ये ट्रेडर्स थे। यहां से इस ईयर से 1765 से इनका एक अलग ही रूप निकल के आया, और इन्होंने क्या किया, इनका जो ये स्ट्रक्चर था ना, ये स्ट्रक्चर इनका था टेरिटोरियल पावर का, ठीक है। अब इन्होंने टेरिटोरियल पावर बनाना चालू कर दी। किसने बनाना चालू कर दी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है। जो ट्रेडर्स थे उन्होंने ये अब तक इतने डेवलप हो चुके थे, ठीक है। इन्होंने तीन जगहों पे अपना जो है फोर्ट ऑलरेडी स्टेब्लिश कर रखा था, ठीक है। और इसके वजह से इनके पास अब क्या हो गए थे, ये अब धीरे धीरे टेरिटरी क्रिएट कर रहे थे। टेरिटरी कौन क्रिएट करता है? जिसको रूल करना होता है, ठीक है। ट्रेडर्स कभी टेरिटरी जो है क्रिएट नहीं करते हैं। आपने कभी सुना है अमेजोन आकर के यहाँ पे जो है टेरिटरी क्रिएट करे? हम्म, या फिर फ्लिपकार्ट या फिर ऐसी कंपनियां, या फिर रतन टाटा आके बोले कि नहीं भाई ऐसा है ना कि रतन टाटा जी, जो लेट रतन टाटा जी, सॉरी, तो वो अगर कभी आके बोले नहीं भाई ऐसा है ना कि ये टेरिटरी हमारी है, ठीक है, उड़ीसा, बंगाल, बिहार हमारी टेरिटरी है, ठीक है। हमने जो है देखिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल में हमने एक प्लेटफॉर्म कंपनी खोली हुई है, ठीक है। हमारा एक जो है नैनो बनाने की, ठीक है, टाटा नैनो बनाने की जो है यहाँ पे वर्क स्पेस है, और ठीक है, अब ये हमारी जो है ना टेरिटरी है, ठीक है। ऐसा कभी आपने सुना नहीं होगा, लेकिन इनका अलग ही दिमाग चल रहा था, ठीक है। इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये धीरे धीरे समझ चुके थे कि इजी है, यहाँ के लोगों के ऊपर में रूल करना क्या है, इजी है, ठीक है। ये वीकनेस को, हमारी वीकनेस को क्या कर चुके थे, गेस कर चुके थे, ठीक है। ये हमारी वीकनेस को क्या कर चुके थे, गेस कर चुके थे ओके। और उसके हिसाब से ये अपने रूल्स के
जो है उसको चेंज करते थे, ठीक है, और जिससे कंपनी को फायदा हो जाए सबसे ज्यादा उसी के ऊपर काम करते थे। ऑब्वियस सी बात है, ठीक। ये सबसे परेशान होकर के एक म्यूटिनी हुई, ठीक है, जिसको कि लोग जनरली म्यूटिनी बोलते हैं। मैं म्यूटिनी जो है इसको मानने से थोड़ा सा गुरेज करता हूँ, ठीक है, जिसको लोग कहते हैं सिपाही म्यूटिनी। सिपाही म्यूटिनी, सिपाही म्यूटिनी मतलब मंगल पांडे जी वाला, ठीक है, जिसको हम अपने भाषा में, ठीक है, जो हमारे सम्मान की भाषा है, रिवोल्ट ऑफ 1857 बोलते हैं। जो सिपाही म्यूटिनी का जो ये, ठीक है, टर्म जो दिया गया ना वो अंग्रेजों द्वारा दिया गया है, ठीक है। म्यूटिनी मतलब क्या, विद्रोह। विद्रोह, उस समय हमारे पास कुछ ऑप्शन था क्या? हम्म, विद्रोह करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन था? अगर आपको दिया जाए कुछ कार्टरेज हो जिसमें जो है कट करना पड़े कुछ ऐसी जो कि दैट इज अगेंस्ट योर रिलीजन, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी चीजें हो जिसके लिए आपको आपके मन से परमिशन नहीं मिल रही है, तो आप क्या करोगे? आप आज के डेट में जंतर मंतर पे जाओगे, ठीक है, आप अन्ना हजारे जी बन जाओगे, ठीक है, वहां बैठोगे आप, ठीक है, और इस तरीके से चीजें होंगी, है ना। लेकिन ये हमारे पास क्या है, हम डेमोक्रेटिक हैं आज के डेट में, तो हम ये कर सकते हैं। उस टाइम हमारे पास कुछ था क्या? उस टाइम हमारे पास, हम क्या कर सकते थे? हमारे पास एक ही रास्ता था, ये सब चीज से सप्रेस होकर के, इनके परेशानियों से, इनकी जो शोषणकारी नीतियां थी उससे परेशान होकर हम क्या कर सकते थे? केवल विद्रोह कर सकते थे। हमने विद्रोह किया और ये हमारे लिए सम्मान की बात है, ठीक है। इसके पहले भी और सारी बहुत सारी मूवमेंट्स हुई हैं, लेकिन दिस इज द ट्रिगर पॉइंट, ठीक है। ये इतना बड़ा ट्रिगर पॉइंट है कि इसके बाद, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, इसके बाद क्या हो जाता है? इसके बाद पूरा स्ट्रक्चर इंडिया का चेंज हो जाता है। कंपनी जो आराम से पैर एकदम, क्या बोलते हैं उसको, पैर जो है फैला के बैठी हुई थी कि मुझे जो मन में आएगा वो करेंगे। लाइए भाई, आप जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट से चार्टर पे चार्टर लाते रहिए, 20-20 साल पे। हम यहाँ बैठे हुए हैं, जो मन में आए हम करेंगे, जैसे मन में आए हम उसको रहेंगे। लेकिन जब एक छोटे से पार्ट में सिपाहियों ने विद्रोह किया, ठीक है, वो तो फेल हो गया, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट था। नहीं तो 1857 इन लोगों के लिए अंतिम व्यवस्था हो जाती है ना। अब देखिए, 1857 के बाद में इनकी जब हालत खराब हुई तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कंपनी को बोला अब तुम रहने दो, ठीक है। 1600 से लेकर के 1857 तक, क्लोज 200 साल तक तुम लोगों ने अपने मन का किया। कुछ साल तक ठीक है, तुम लोगों ने अपना पैर वहां पे अंगद की तरह डाला, बैठे, उसके बाद से तुम बैठे वहां पे कम, और तुमने जो मन में आया वो किया, ठीक है। जिसको मन में आया तुमने राजा बनाया, जिसको मन में आया तुमने भिखारी बना दिया, जिसको मन में आया तुमने पेंशन दे दिया, सब्सिडियरी अलायंसेस कर दिया तुमने, ठीक है, ओके। अब एक काम करो, कंपनी ने कहा भाई अब एक काम करो, अब आप उठो, चलो उठ, ऐसे उठिए, और आज के बाद से दिखना मत, क्योंकि अब कौन आ गया है? अब आ गई है महारानी रूल करने के लिए। तुम्हारा काम खत्म। अब जिसने चार्टर दिया था ना, ठीक है, जिस ब्रिटिश क्राउन ने जो चार्टर दिया था, ठीक है, अब, ठीक है, एक्चुअली ब्रिटिश क्राउन चार्टर नहीं देता था, लेकिन ठीक है, ये एक्चुअली पार्लियामेंट के थ्रू ही होता था। हेड ऑफ स्टेट जो है ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, जैसे उनके पास क्या है, ठीक है, चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा बाद में डिटेल में जानेंगे, ठीक है, इट विल गेट मोर कॉम्प्लेक्स, ओके, ठीक है। तो ब्रिटिश क्राउन जिसने पहले क्या किया था, इनको चार्टर दिया था, जा बेटा परमिशन है तुम्हें, जाओ,
जी लो अपनी जिंदगी। इन लोगों ने ऐसी जिंदगी जी कि दूसरे की जिंदगी तबाह कर दी। क्राउन ने कहा देखो भाई, और इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, इन्होंने धीरे धीरे चोरियां करनी चालू कर दी। नॉट एग्जैक्टली चोरियां, बट ठीक है, ये धीरे धीरे क्या करते थे, जैसे कुछ माल, कुछ कंटेनर्स, मान के चलिए 200-300 कंटेनर्स जो सामान जा रहे हैं, वो किसी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जा रहा है। उसमें 3-4 ऐसे हमारे गवर्नर जनरल बढ़िया रहे हैं, गवर्नर्स रहे हैं, जिन्होंने क्या किया, अपना प्राइवेट, यहाँ तक कि सिपाही भी जो थे, ठीक है, वो अपना प्राइवेट सामान भी यहाँ से भेजना चालू कर देते थे, और वहां प्राइवेट मार्केट में भी क्या करते थे, बेच देते थे। तो वहां क्या होता था, काला बाजारी वाली व्यवस्था वहां पे चालू हो गई थी। ठीक, कंपनी की नजर में तो ये लोग थे ही पहले से, यहाँ विद्रोह भी हो गया, एक मौका भी मिल गया, और कंपनी ने फिर कहा चलो भाई, आप अपना बोरिया बिस्तरा बटोरिए और यहाँ से निकलिए। ओके, तो देखिए, आफ्टर मैसअप सिपाही म्यूटिनी ब्रिटिश क्राउन एज्यूम द डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गवर्नेंस ऑफ इंडिया। क्या बोला मैंने, एक बार लिख लेंगे। चलिए, आफ्टर मैसअप सिपाही म्यूटिनी, किसने, ब्रिटिश क्राउन assumed the direct responsibility of, क्या करने के लिए, गवर्निंग और फॉर गवर्नेंस ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या कहा, चलिए भाई आप लोग निकलिए, अब क्या करेंगे, अब कौन करेगा, ब्रिटिश क्राउन जो है डायरेक्ट, कोई चार्टर वाटर नहीं, ठीक है, मेरे नाम पे अब कोई जो है क्या करेगा, मेरे नाम पे अब कोई भी राज्य नहीं करेगा, अब मुन्ना राज नहीं करेंगे, कौन करेगा, अब त्रिपाठी राज करेंगे। ठीक है, तो त्रिपाठी का नाम था खड़कानंद तिवारी कुछ तो था, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जो है त्रिपाठी राज करेंगे डायरेक्ट, क्राउन सीधे राज करेगा, मुन्ना जो है ना, मुन्ना ने बहुत जो है व्यवस्था गड़बड़ कर रखा है, मुन्ना अब आप जाओ, ठीक है, अब सीधे रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब हमारी जिम्मेदारी होगी क्या करने के लिए, गवर्नेंस ऑन इंडिया। ठीक, यहां से ही दो धड़े पड़ जाते हैं। देखिए, एक बार देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, कंपनी रूल, ठीक है, ये जो डिवाइड हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे, चलिए, ये जो डिवाइड डिवाइड हुआ ना, ये डिवीजन जो है 1858, ठीक है, 1858 का जो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो हमें मिला, ठीक है, जो इन्होंने बनाया, हमें क्या मिला, हमें तो चाहिए नहीं था इनके मतलब रहमो करम में पलने के लिए, लेकिन जो हमें, जब हमारे ऊपर थोप दिया गया, ठीक है, जो इन्होंने बनाया, वो सिपाही म्यूटिनी के लिए ही बनाया गया। थोड़ा सा इसको क्लीन कर दे क्या, एक मिनट,
थोड़ा सा अच्छा दिखने लगेगा, थोड़ा सा अगर आप नोट्स ले रहे हैं तो ठीक है ना। आइए इसको ऐसे लिख लेते हैं। ये किसकी थी? कंपनी। और ये था क्राउन। ये कौन जो हम चार्टर जो यहाँ से देखते हैं, सॉरी जो यहाँ पे हम एक्ट्स देखते हैं, वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के हमारे पास कौन से आते हैं, 1800 एंड लास्ट जो हमारे पास चार्टर है, ठीक है, 1885 के पहले का जो हमारे पास चार्टर आया था वो 1853 तक, ठीक है, ओके। और यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, चलिए यहाँ पे ये कहाँ से कहाँ तक आता है ये आपका आता है 1858 से लेके 1947 ऑफ, ठीक है, 1947 तक, ठीक है। ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से लेके इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। आज जो हमारा फोकस होगा वो इस वाले सेक्शन पे होगा। We are going to start on this particular section. चलिए जी, मोटिवेशन तो भाई रहना चाहिए। अच्छा सब इधर उधर हो गया क्या? ओके चलिए कोई बात नहीं। तो हम क्या अपना स्टार्ट कर लेते हैं। पहला जो हमारा चार्टर है, जो पहला हमारे पास आने वाला है वो स्टार्ट करते हैं। और ये सारे जो चार्टर्स और सारे रेगुलेटिंग एक्ट्स है ना, धीरे धीरे पाइल अप करके क्या बनते गए, ठीक है, हमारे पास एक लीगल फ्रेमवर्क उन्होंने डेवलप करके दिया, ठीक है। स्लोली ये हमारे पास क्या हो गया, ये बैकग्राउंड बन गए। क्योंकि आप ऐसे समझिए, आप किसी की डोमिनेंस में रहते हैं 200 साल तक, ओके, कोई आपके ऊपर 200 साल तक क्या करता है, डोमिनेंस में आपको रखता है। अपने डोमिनेंस में क्या करना है आपको, कैसे करना है, कहाँ जाना है, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है। तो जब आपकी जो तीसरी चौथी जनरेशन आएगी, ठीक है, वो डोमिनेंस खत्म भी हो जाएगा, तो उसके कुछ अच्छी बातें और कुछ उसकी बुरी बातें, ठीक है। जब आपको आजाद कर दिया जाएगा तो सडनली आपको तो सारी आपके पास लॉज और ये सब तो बन के रहेंगे नहीं। तो कुछ टाइम तक तो आप उनके ही, भले अच्छे हो या बुरे हो, उन्हीं के लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे। उसमें अमेंडमेंट्स आप करते रहेंगे, चेंजेस करते रहेंगे। फ्यूचर में हम ये देखेंगे कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को हम फ्रेम करते हैं ना, एक मिनट चल गया ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम फ्रेम करते हैं तो उसमें एक्चुअली में यही चीजें होती हैं, ठीक है। जब तक हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी नहीं हो जाता है तब तक हमारे पास ये छोटी छोटी चीजें रहती हैं जो हमें कहाँ से मिली रहती हैं, यू नो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1835 से मिली रहती हैं। उसी से हम कुछ उसको तोड़ मरोड़ के कुछ काम चला रहे होते हैं। और कुछ एक्सटेंट तक तो जैसे हमारे पास आपकी आईपीसी, ठीक है, वो क्या है, वो लेटर पॉइंट ऑफ टाइम तक भी कंटिन्यू रही, ठीक है। तो चलिए ये लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा। लेट्स कंसाइज बेसिकली अपॉन व्हाट वी आर स्टार्टिंग, ओके। तो ये हमारे पास जो इनके लॉज, जो इनके रेगुलेशंस हमें मिले, वो क्या थे, वो लॉज एंड रेगुलेशंस, दे ले डाउन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं, नहीं तो इसको हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, है ना।
पॉलिटी में पढ़ने की तो क्या जरूरत थी। चलिए, तो हम अपना आज का लेक्चर जो है अभी जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो किससे स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई? दी कंपनी रूल। कब से कब तक? 1773 से लेकर के 1858 तक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो भी है ना उसको हम लोगों ने देख लिया। ये जो हमारे पास पहला पेज था उसमें शायद, ठीक है, ये एक बार इसको चेंज कर देते ताकि जब आपके पास ये नोट्स रहेगा तो आप क्या करेंगे। ठीक है, 1858। चलिए, ठीक है जी, ये गई नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, कंपनी रूल। तो कंपनी रूल के टाइम पे हमारे साथ जो भी घटनाएं घटी, जो भी हमारे पास रेगुलेशंस आए, उसको हम क्या कर लेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, इसको हम लोगों ने जैसे सब डिवाइड किया था, अब स्टार्ट करेंगे। जो पहला हमारे पास एक्ट इन्होंने हमें दिया, ठीक है, वो एक्ट का क्या नाम था? वो हमारे पास एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, अब रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट या फिर क्या इसको बोल सकते हैं, देखिए ये जितने भी एक्ट, जैसे ही कंपनी ने चार्टर इनको दिया, कौन से ईयर में चार्टर दिया था? 1765 में जो चार्टर हमें उनको जो प्रोवाइड कराया गया ना, ठीक है, सॉरी, जो उनको दीवानी राइट्स मिली, उसके बाद से कंपनी के नजर में ये लोग, क्राउन के नजर में कंपनी आ गई, और धीरे धीरे इनके जो भी काम थे, ठीक है, धीरे धीरे क्राउन को ये लगा कि धीरे धीरे क्या करना है, इनको कंट्रोल करने की जरूरत है। ठीक है, ये लोग बहुत ही ज्यादा ही आजाद हो गए हैं, धीरे धीरे इनको कंट्रोल करते हैं। इसीलिए वन बाय वन क्या किया उन्होंने, क्या किया, वन बाय वन इनके ऊपर एक, एक के ऊपर एक एक्ट्स दिए। ठीक है, चलिए फिर हम इसको फटाक से पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। चलिए, ओके, चलिए, रेगुलेटिंग एक्ट के जो मेन जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, कलर चूज मुझे प्रॉपर नहीं हो रहा, चलिए आइए देखते हैं। चलिए, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, अब रेगुलेटिंग एक्ट के जो हमारे पास क्या थे, ये था, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप taken by the British government to control and regulate the affairs of East India Company। ये क्या बोलते हैं, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, किसने लिया था? ये लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया था, क्या करने के लिए? टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ, कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ठीक, तो ये जो इनके जो अफेयर चल रहे थे ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी वालों के, ठीक है, उसको कंट्रोल करने और उसके साथ में क्या करने, रेगुलेट करने। रेगुलेट करने के लिए क्या लेके आया कंपनी, रेगुलेट करने के लिए कहा, किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ये उनका पहला स्टेप था। तो ये स्टेप के थ्रू उन्होंने क्या एक्चुअली किया, ये एक एक करके देखेंगे। ये स्टेप के थ्रू एक्चुअली उन्होंने किया क्या,
ओके चलिए जी, सॉरी, ओके चलिए, इस स्टेप के थ्रू उन्होंने क्या किया, ठीक है, फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेंट्रल, इन्होंने का मतलब किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का स्थापना इंडिया में की। किसकी स्थापना की, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ठीक है। दूसरी जो मेन बात थी, पहले क्या था, ये जो हमारे पास गवर्नर बंगाल के थे, ठीक है, द गवर्नर ऑफ बंगाल, मेन एकदम जो महत्वपूर्ण बात है, द गवर्नर ऑफ बंगाल was now designated as the Governor General of बंगाल। ये पूछा जाता है कौन से एक्ट में गवर्नर जो बंगाल का था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, याद रखिएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, ठीक है। और इनको क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल को बनाते ही इनको 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल दे दी गई, एग्जीक्यूटिव काउंसिल दे दी गई, एग्जीक्यूटिव 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल दे दी गई, 4 मेंबर्स, सेकेंड, ठीक है जी। इनको क्या किया गया, इनको 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल दे दी गई, किस लिए, भाई आप इनको असिस्ट करिए, ठीक है। अब बाकी जो लोग पूछेंगे कि अच्छा ये बताइए कि बाकी जो हमारे पास जो प्रेसिडेंसीज थी, ठीक है, बाकी जो प्रेसिडेंसीज कौन कौन सी, बॉम्बे, मद्रास, उनका क्या होगा, तो बाकी जो प्रेसिडेंसीज थी उनके लिए इन्होंने कहा कि भाई देखिए ऐसा है ना कि जो बाकी 2 प्रेसिडेंसीज हैं, कौन कौन सी बाकी 2 प्रेसिडेंसीज, बॉम्बे और मद्रास, ठीक है। अब यहाँ के जो गवर्नर जनरल साहब, जो गवर्नर साहब लोग थे, उन लोगों को क्या लग रहा था कि भाई अब मुझे क्या किया जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे बना दिया जाएगा और गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास बना दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन वहां ब्रिटेन में बैठे लोगों ने बोला देखो बेटा ऐसा है, सबको तो नहीं बना सकते, आप एक काम करो, आप दोनों लोग अब क्या करो, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के क्या हो जाओ, सबऑर्डिनेट हो जाओ, क्या हो जाओ, नाउ द गवर्नर ऑफ बंगाल एंड मद्रास विल बी सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। हम क्या पढ़ रहे हैं, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, अब वो रेगुलेट करना चालू किया, जो पूरा पहले फैला हुआ उनका राज्य था ना, ठीक है, 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, मद्रास और क्या बोलते हैं बॉम्बे, ठीक है। अब उसको क्या बोला गया, भाई चलिए आप सेंट्रलाइज हो जाइए, ठीक है। और सेंट्रलाइज कैसे हुई है, ये सेंट्रलाइज होने का आपका तरीका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनाएंगे इंडिया में,
ऐसा नहीं है कि आप जो मन में आया आपने किया, आपका जो मन में आया आपने किया, आपका जो मन में आया आपने किया। नहीं बहन, क्या करना है, आप सेंट्रल सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन होगा, और वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू क्या करेंगे हम, अब सारी चीजें एक ही जगह से गवर्न होंगी। अब एक ही जगह से गवर्न होंगी तो भाई कहाँ से गवर्न होंगी, तो जहां से उन्होंने पहले शुरू में स्टार्ट किया था बंगाल से, भाई बंगाल के गवर्नर को हम क्या बना रहे हैं, अब बंगाल के गवर्नर को हम बनाएंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, और उस टाइम पे कौन था भाई बंगाल का गवर्नर, ये याद रखिएगा आप लोग, ये स्टैटिक जो बच्चे स्टैटिक ढूंढते हैं ना, वो बच्चों के लिए भाई उस टाइम पे कौन था, ये देखिए भैया थर्ड आपका पॉइंट हो गया, लिख लीजिएगा, दिस इज योर थर्ड पॉइंट, द सबऑर्डिनेटशिप। ओके, द फोर्थ पॉइंट इज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जो लॉर्ड हमारे नहीं भाई, जो उनके, जो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे, गलती से मुझे हमारे निकल जाता है, हमारे नहीं थे वो भी, ठीक है, वो हमारे ऊपर रूल करने के लिए आए थे, रूल किया, शोषण किया, ठीक है, सोने की चिड़िया को जो है चिड़िया रहने दिया, सोना लेके चले गए, ठीक है, तो हमारे वो कुछ नहीं थे, वो बोलचाल की भाषा में हमारे निकल जाता तो हमारे होना चाहिए, ठीक है वो होता है ना कि बोलचाल की, ठीक है, गलती से निकल गया, आपने देखा होगा, है ना। चलिए, तो उस तरह से चलिए, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स साहब जो थे उस टाइम पे क्या थे, गवर्नर ऑफ बंगाल थे, और उनको जो है क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, और जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स थे उनको क्या बोला गया, भाई अब आप सबॉर्डिनेट हैं, किसके सबॉर्डिनेट हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबॉर्डिनेट, ठीक है, ये दोनों प्रेसिडेंसीज अब किसको रिपोर्ट करेंगी, गवर्नर जनरल को, और उनके साथ में ही क्या दे दिया गया, उनके साथ में ही दे दिया गया, उनके साथ में क्या दे दिया गया, उनके साथ में दे दिया गया 4 मेंबर्स, ठीक है, गवर्नर जनरल को क्या किया गया, 4 मेंबर्स दिया गया कि भाई 4 मेंबर आपको और मिल रहे हैं, अब आपका काम बढ़ गया है, पहले तो आप केवल बंगाल ही देखते थे, अब आपको क्या देखना है, अब बॉम्बे और मद्रास भी देखना है ना, बाकी के ये जो कारनामे ये लोग करेंगे उसको आपको क्या करना है, रेगुलेट भी करना है, ठीक है, इसीलिए भाई कहता है रेगुलेटिंग एक्ट है ना। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ये 4 पॉइंट्स हो गए, 5वां पॉइंट, अब इतनी सारी चीजें हो रही थी, इतने सारे इंडिया में डिस्टरबेंसेस भी हो रहे थे, ठीक है, तो ऐसा तो कुछ चाहिए जो कि गवर्न करे, तो गवर्न करने के लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, अब इनके पास एक जो है दीवानी के थ्रू क्या मिला हुआ था, याद करिए, दीवानी के थ्रू इनको मिला हुआ था क्या है, सिविल जस्टिस, क्या था, सिविल जस्टिस, ठीक है, यहाँ पे इनको मिला था सिविल जस्टिस, इनको सिविल जस्टिस का क्या मिला हुआ था, एक उपहार मिला हुआ दीवानी के थ्रू, रिवेन्यू लीजिए, सिविल जस्टिस करिए, मान के चलिए अगर कोई सिविल डिस्प्यूट है तो आप भाई जज बन करके क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर में चल रहा है ना, उसके ऊपर में आप रूल कर सकते हैं। अब भाई अब तो जो है स्कोप बड़ा होते जा रहा है, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, अब सिविल जस्टिस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारे पास बन के थी, अब उसको क्या करना पड़ेगा, एक बड़ा स्ट्रक्चर देना पड़ेगा, है ना, तो बड़ा स्ट्रक्चर देने के लिए हमें एक और कोर्ट ऑफ लॉ बिठाना पड़ेगा, तो आप बताइए कि कहाँ बिठाया जाए, बॉम्बे बिठाया जाए, मद्रास बिठाया जाए, कहाँ बिठाया जाए, गवर्नर जनरल जो है बंगाल में है? तो आप मतलब कि बॉम्बे और मद्रास की बात कर रहे हैं, मान के चलिए आप किसी एरिया के विधायक हैं, तो आप क्या कहेंगे, मतलब
ये एक्चुअली फैक्ट टू फैक्ट नहीं है, ये आप एग्जाम में लिख मत दीजिएगा, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अगर आप किसी एरिया के विधायक हैं और कहा जाए कि ऐसा है पंचायत में पंचायत अगर आपने सीरीज देखी हो तो क्या था उसमें, जो प्रधान जी थे उन्होंने सारे जो नाइट लैम्प, जो नाइट लाइट्स थी, वो कहाँ लगा दिए, वो अपने एरिया में लगा दिए। हम्म। वो जो दूसरे जो अभी प्रधान जी बने सीजन 3 में, उनके एरिया में लगाने गए क्या? नहीं, सचिव जी के पढ़ने के लिए लगा दिए भाई, चलिए ठीक। ऐसे ही क्या था, अब बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो थे सेटअप करने की बात आई, तो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कहाँ सेटअप करेंगे? हैं हम यहाँ, कहाँ सेटअप करें? तो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने की जब बात आई, तो भाई जहाँ गवर्नर जनरल थे वहीं बनाया गया, चलिए हम वहीं बनवाएंगे। तो कहाँ बना दिया गया, कहाँ थे गवर्नर जनरल? बंगाल में थे। और बंगाल की आज की डेट में राजधानी क्या है? कोलकाता। तो वहां क्या बना दिया गया? वहां पे बना दिया गया सुप्रीम कोर्ट। देखिएगा भाई, ये सुप्रीम कोर्ट लेके आ गए ये लोग। इनकी हैंड राइटिंग इतनी खराब कैसे हो जाती है, जैसे ही पेन उठाओ। चलिए, क्या किया इन्होंने? सुप्रीम कोर्ट बना दिया। सुप्रीम कोर्ट कहाँ इस्टेब्लिश हो गया? इस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता। और कौन से साल में? 1774। ठीक है। और ये सुप्रीम कोर्ट अकेले, जैसे एक गवर्नर जनरल है तो गवर्नर जनरल मद्रास और बॉम्बे दोनों को ही देख रहे हैं, तो भाई अब ये बताइए कि कैसे जो है सुप्रीम कोर्ट, एक ही सुप्रीम कोर्ट सबको देखे? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट देख ही रहेगी। सुप्रीम मतलब क्या? एक सुप्रीम, गॉड इज सुप्रीम। ठीक है, ऑलमाइटी इज सुप्रीम। अब 3-4 ऑलमाइटी तो होते नहीं है। ऐसा भी नहीं था कि एक सुप्रीम कोर्ट बॉम्बे में डाल दिया, एक सुप्रीम कोर्ट मद्रास में डाल दिया, एक सुप्रीम कोर्ट जो है उत्तर प्रदेश में डाल दिया, है ना। सुप्रीम कोर्ट एक स्टैब्लिश कहाँ हुई? कलकत्ता में हुई। और कब हुई? 1774 में हुई। उसके साथ ही हमें क्या दिया गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा भाई देखिए ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट में अब कौन कौन रहेगा? ठीक है, तो वो रहेगा वन चीफ जस्टिस। ठीक है, और 3 अदर जजेस। ठीक है, एक चीफ जस्टिस और 3 और जजेस रहेंगे। ओके, और तो क्या हो गया? अब क्या हो गया? जो कंपनी में जो चोर बाजारी चल रही थी, जो जहां से मन जो मन में आया कर रहे थे, वो लोग के लिए क्या किया गया? प्रोहिबिट कर दिया गया। प्रोहिबिटेड सर्वेंट्स ऑफ कंपनी फ्रॉम, किस चीज से? प्राइवेट ट्रेड। अब आपको भाई प्राइवेट ट्रेड नहीं करना है, कोई गिफ्ट वगैरह नहीं लेना है। ठीक है, अब आप अपना ओनरशिप नहीं चला सकते हैं, आप अपने कंटेनर के साथ दूसरे का लोकली जो है कंटेनर्स आप नहीं भेज सकते हैं, है ना। अब क्या किया गया? पहले क्या था, एक हमारे पास बॉडी हुआ करती थी, किसकी?
एक हमारे पास बॉडी हुआ करती थी, एक मिनट, ये आपका 6th, नेक्स्ट इज 7। ठीक है, 7th क्या है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ना, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को क्या किया गया, पहले ये लो इंडिपेंडेंट, इनको क्या कर दिया गया भाई, आप जो है अब गवर्निंग बॉडी ऑफ, क्या थी ये लोग, गवर्निंग बॉडी ऑफ कंपनी, गवर्निंग बॉडी ऑफ कंपनी जो थे वो क्या थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इनको बोला जाता था। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा, ये पॉइंट नंबर 7 है, इसका मैं कुछ उपाय करूंगा, ये कुछ ज्यादा ही डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। 7th, इसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ना, वो क्या करते थे, ये लोग गवर्निंग बॉडी थे, किसकी, गवर्निंग बॉडी ऑफ कंपनी। ठीक है, अब गवर्निंग बॉडी ऑफ कंपनी जो थे वो पहले क्या थे, एकदम इंडिपेंडेंट, जो मन में आया करिए, इनको भाई चार्टर मिला हुआ था, ठीक है, आप एक्सक्लूसिव पावर है, जो मन में आया ये लोग करते थे। अब क्या किया गया, अब रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू इनको रेगुलेट किया जा रहा था। तो रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू जब इनको रेगुलेट करने की बात आई ना, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इनको क्या करना पड़ेगा, अब ये लोग रिपोर्ट करेंगे किसको, पहले ये लोग एकदम फ्री थे, अपने मन के राजा थे, फिर क्या किया, आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट कहाँ बैठी हुई थी, ब्रिटेन में। ठीक है, यहाँ तो बैठेगी नहीं। और भाई अगर आप जो है आपके जो भी काम होंगे, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो भी काम थे, ठीक है, इनके जो तीनों ही काम थे, तीनों कौन कौन से काम थे इनके, देख लेंगे। सिविल, सिविल अफेयर, सिविल अफेयर्स, मिलिट्री अफेयर्स, ठीक है, और रिवेन्यू। ठीक है, रिवेन्यू अफेयर्स। ठीक है, ये तीनों को ही जो है क्या किया गया था, रेगुलेट करने की बात आ गई। ठीक है, चलिए ये हमारा खत्म हो गया क्या, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, आप लाइक और सब्सक्राइब करिए। विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद, ओके, द बिट्स इंडिया एक्ट। ओके, तो जो यहाँ पे हमने क्या देखा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अब किसको रिपोर्ट करेंगे भाई, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे। उनका कुछ भी होगा, सिविल, मिलिट्री, रेवेन्यू, कुछ भी होगा इसके बारे में आप करेंगे। ठीक है, चलिए ओके, चलिए आप इसको एक बार रिवाइज करते रहिए, अच्छे से अपना पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, एंड नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू टेक वेरी सून। थैंक यू, एंजॉय योर डे, बाय।